जय गुरु जी। अम, मैं कृतिका बोल रही हूँ। मैं एम्स्टर्डम में रहती हूँ पिछले 3 साल से। और मैं अपना ये जो सत्संग है, ये फर्स्ट सत्संग है मेरा। और अगर मुझसे कोई भी गलती या भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे बोलते हैं या सुनाते हैं। मुझे मैं जो अभी बैठी हूँ तो बहुत डर डर के ही ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए या कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ जो शायद ठीक ना हो। बट फिर भी गुरुजी ने मुझे आज हिम्मत दी है, मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले तो ये बताऊंगी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। मैं कैसे जुड़ी तो मैं बता ही नहीं सकती। मैं इसी साल अराउंड जुलाई अगस्त में गुरुजी से जुड़ना शुरू हुई। उससे पहले इतने साल मैं ऑलमोस्ट मेरा पूरा बचपन दिल्ली में बीता, तो मैंने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं। हाँ, उनको देखा ज़रूर था। जब मैं नोएडा शिफ्ट हुई तो मेरे एक नेबर हैं, वो बहुत बार फेसबुक में कुछ पोस्ट करते थे तो उनके इसमें गुरुजी का फ़ोटो रहता था। बस इतना ही मतलब एक देखा हुआ था मैंने, लेकिन कभी पूछा नहीं, ना कनेक्शन हुआ। जब अगस्त में मैं कैसे जुड़ी, एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे घर में इतना बड़ा क्राइसिस है अभी। मेरी 6 साल की बेटी है, वो अब 7 साल की हो गई है। उसको फेब्रुअरी मार्च में से बहुत सर में दर्द, लगातार दर्द हो रहा था। 1 महीने तक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आई में प्रॉब्लम हो सकता है, आई का ठीक था। फिर नेज़ल इशू हो सकता है बोला, वो भी ठीक था। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया कि मेरे बेटी का दर्द लगातार सर में दर्द रहता रहा। तब जब हम फिर फाइनली इमरजेंसी में उसको एक दिन लेके गए, क्योंकि उसका दर्द सर से उठ के शोल्डर्स और हैंड्स में आना शुरू हुआ। तब हम उसको इमरजेंसी में लेके गए बड़े रिक्वेस्ट करके, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वो देखते नहीं हैं इमीडिएटली इतनी जल्दी बिना अपॉइंटमेंट वगैरह के। तो बहुत रिक्वेस्ट करके, रोना धोना करके जब मैंने उनको दिखाया बच्चे को, उन्होंने पूरा चेक किया। तब जाके उन्होंने एक एमआरआई निकाला। एमआरआई से पता चला कि मेरे बेटी की ब्रेन में ट्यूमर है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, उस दिन मैं पूरा फ्रीज हो गई थी। मेरे मैं और मेरे हस्बैंड, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हम कैसे रिएक्ट करें। हमें उस दिन इमीडिएटली हमारे लोकल हॉस्पिटल से एक और जो कैंसर हॉस्पिटल है कि बच्चों का, यहाँ पे एम्स्टर्डम में, वहाँ भेजा गया। वहाँ पे जाते ही उन्होंने बोला इमीडिएटली, बिकॉज बहुत सर में इनका प्रेशर है, हेवी फ्लूइड है, ट्यूमर की वजह से फ्लूइड बढ़ गया है। तो पहले हम उसको ड्रेन आउट करेंगे, फिर 1-2 दिन बाद देख के हम इनका ट्यूमर को रिमूव करेंगे। तो आप जान सकते हैं कि ऐसा मेरा मन में क्या होगा। मेरी ऐसी बेटी थी, ऐसी बेटी है, आप मानोगे नहीं, कि जो 5-5 एक्टिविटीज़ करती थी, हमेशा स्कूल जाना, एक्टिविटी गिटार करना, भरतनाट्यम करना, स्विमिंग करना, स्केटिंग करना। ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरा टाइम बिज़ी रहती थी। इनफैक्ट जिस दिन उसको ट्यूमर का अगले दिन पता चला, उससे पहले दिन भी वो अपनी डांस क्लास अटेंड करके आई थी, इतने पेन में भी। क्योंकि वो बोलती थी मम्मा अगर मैं डांस करती हूँ, अगर मैं उस तब मैं उसको भूल जाती हूँ। तो जब हमें पता नहीं वो दिन हमारा कैसे बीता, वो रात हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अकेले हैं, एलिंग हैं, पीछे रहते हैं, दिल्ली में अकेले रहते हैं, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे हमें नहीं पता था। हमने वेट किया, हमने अगले दिन सब लोगों को बताया 1-1.5 दिन बाद। फिर उसके बाद मेरी बेटी का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ 2 दिन बाद, 25 तारीख को। अ, मुझे नहीं पता उसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन अब अगर मैं बोलते बोलते देख रही हूँ तो 25 काउंट्स टू 7। तो 7 तारीख को उसका ट्यूमर रिमूव हुआ। थैंकफुली ट्यूमर पूरी तरह से रिमूव हो गया। वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि नॉर्मली जब आप ब्रेन से ट्यूमर को रिमूव करते हैं, अगर वो किसी सेल से अटैच्ड होता तो उसको नहीं टच करते, थोड़ा सा ट्यूमर छोड़ देते हैं अंदर। लेकिन अब मेन था, ट्यूमर रिमूव हो गया। काफ़ी हम लोग खुश थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बायोप्सी के लिए जाना था। बायोप्सी से अब वो
पता लगाना था कि ये ट्यूमर फैलने वा मैलिग्नेंट है या नहीं है। हमें वो भी पता चल गया 1 डेढ़ 10 दिन बाद कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये पूरा टाइम हमारा इतना बुरा बीता, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? मेरे से कोई काम नहीं होता था। मेरा एक बड़ा बेटा भी है, उसका बहुत क्रूशियल स्टेज में पढ़ाई चल रहा है, वो 16 साल का है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्या ना करें। इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी है। अब क्योंकि उसका मैलिग्नेंट निकला, हम इतने परेशान थे कि अब क्या? तो डॉक्टर ने बोला कि अब इसको ट्रीटमेंट के लिए फर्दर लेके जाना पड़ेगा। इसका रेडियोथेरेपी होगा, इसका कीमोथेरेपी होगा। अब कीमोथेरेपी कितना देना है, कितना नहीं देना है, वो भी डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप में वो फॉल करता है। बट रेडियो और कीमो अब इसको देना पड़ेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही यही था कि कितने चांसेस हैं? तो डॉक्टर ने बोला देखिए, ये ऐसा है कि इसमें बहुत बच्चे उभर के आ जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को ठीक होते हुए देखा है, जितना ना ठीक होते हुए देखने से ज़्यादा ठीक होते हुए देखा है। तो वो एक रे ऑफ होप था। अब सब कुछ शुरू हुआ इसका कि रेडियोथेरेपी शुरू हुआ, रेडियोथेरेपी ख़त्म हुआ, हम वापस आ गए। फिर इसकी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसका जन्मदिन हुआ, इसका 28 जुलाई को जन्मदिन होता है, इसका जन्मदिन हुआ। उसके बाद अचानक से मेरी एक दिल्ली की फ्रेंड बार बार बोल रही थी कि मुझे ना बड़े मंदिर जाना है। पहले मैं अपने पति के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं इसके लिए मैं तुम्हारी बेटी के लिए जाऊंगी। तो मुझे लगा बड़े मंदिर जो दिल्ली में बोल रही है, बड़े मंदिर जो छतरपुर में है, वो माता का मंदिर मुझे पता था। मुझे गुरुजी का टेम्पल बिल्कुल नहीं पता था। तो वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करते करते गुरुजी के बारे में मुझे फेसबुक में दिखा। गुरुजी के बारे में कुछ कुछ पोस्ट दिखने शुरू हुए। फिर अचानक मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो गई। फिर मैंने थोड़े धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू किए। मैं इतना रोती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं पूरा दिन समझ में नहीं आता था कैसे करूं। बच्चे के सामने आप रो नहीं सकते, बट मैं पूरा दिन परेशान घूम रही होती थी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फिर सब कुछ हो गया। हमारा कीमो शुरू होने वाला था। कीमो के फर्स्ट दिन मैं गुरुजी को प्रणाम करके, अपने फ़ोन पे प्रणाम करके गई। मैं उनसे यही बोलती थी, गुरुजी बस ठीक कर दीजिए इसको, इसका ट्यूमर, अब ये पूरा इसका जो शरीर है एकदम ट्यूमर फ्री हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। बस ये जब तक रहे ट्यूमर फ्री रहे, डिजीज़ फ्री रहे, बस इसका लाइफ दे दीजिए बस। तो उस ऐसे इसका फर्स्ट कीमो हो रहा था। कीमो होने के बाद बीच में मेरी मम्मी का फ़ोन आया। वो बहुत परेशान थी, वो रोना शुरू हुई। तो मैंने मम्मी को ऐसे ही बोला कि आप क्यों नहीं बड़े मंदिर चले जाते। गुरुजी हैं जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो देखिए, घर में जो भी चल रहा है, देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ अलग परेशान हूँ। आप गुरुजी के पास चले जाओ, छतरपुर के मंदिर पास में किसी आंटी के साथ आप गुरुजी के पास चले जाओ। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। ऐसे मैंने फ़ोन में थोड़ी देर उनसे बातें करी। वो उन्होंने अपना कुछ प्रॉब्लम्स बताया। मैंने भाई भाई भाभी से रिलेटेड, फिर मैंने उनको बोला कि आप इग्नोर किया करो, ये सब बोल के। मैं जब ऊपर आई फिर से हॉस्पिटल में, जब कीमो चल रहा था, तो मैंने फेसबुक खोला तो अचानक से मेरे पास एक मैसेज आया कि कुड़िए, ऐसे सब कुछ सबसे शेयर नहीं करते हैं, तेरी ब्लेसिंग किसी और के पास चली जाएगी। मुझे तब कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने तो किसी और से क्या, सिर्फ अपनी मम्मी से शेयर किया था। और गुरुजी के बारे में मैंने किसी और से शेयर किया ही नहीं, अपने हस्बैंड से भी नहीं किया था मैंने गुरुजी के बारे में शेयर। लेकिन मुझे तब वो बात क्लिक नहीं करी, मुझे समझ भी नहीं आया। लेकिन मैं सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही। सडनली शाम को मेरे भाई का व्हाट्सएप मैसेज आता है, और उसमें वो गुरुजी का एक फ़ोटो फ्रेम, जो स्वरूप होता है, वो भेजता है। तो मैं ऐसा लिख के भेजता, तेरे पास ये कहाँ से आ गया? तो मुझे फ़ोन करके दोबारा फ़ोन करता है और मुझे बताता है कि मम्मी ने आंटी से बात करी, पास वाली आंटी से। पास वाली आंटी ने बोला, ले आपको गुरुजी के बारे में पता ही नहीं है, ये लोग करके आके आप मम्मी को आके घर पे स्वरूप दे के चली गई।
तो संगत जी, तब मुझे शायद समझ आया कि शायद मुझे किसी के थ्रू स्वरूप मिलना था, मेरे को मिलना था, शायद वो मेरे को ब्लेसिंग ना मिलके मेरे माँ के घर चली गई। अब मुझे नहीं पता, पहले मेरी ये समझ थी, या फिर मुझे ये समझ आया कि मेरी माँ के थ्रू फोटो या फिर जो स्वरूप है मेरे पास आया है। अब संगत जी, मुझे जिनको इसका सब जो संगत इतनी जुड़ी हुई है, जिनको इसका ज्ञान है, अगर किसी को भी ये बात समझ आती है कि गुरुजी का ये क्या इशारा था, तो प्लीज़ मुझे समझा दीजिए। पहले तो मैं इस असमंजस में रही कि मैं क्या करूँ, मेरे को तो गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, ये तो मम्मी के पास है, तो अब मैं क्या करूँ। पहले दिन मैंने उसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया। मैंने और कुछ नहीं किया, बस मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया। फिर 1-2 दिन बाद मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मम्मी के थ्रू मुझे ये स्वरूप भिजवाया, क्योंकि मैं यहाँ तो किसी को जानती नहीं, ना मुझे यहाँ पे किसी संगत का पता है। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने अम, उस स्वरूप का फोटो निकाल के फ्रेम करवा के अपने घर में रख लिया, कि ये सोच के कि गुरुजी की कृपा से यही ब्लेसिंग है जो मेरे पास आनी थी। संगत जी, इतना ही मुझे पता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये कितना मैं सही सोच रही हूँ। अगर किसी को पता है जो ये सत्संग सुन रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में मुझे लिख के मुझसे शेयर कीजिए कि मैंने जो ये सोच समझा है, ये सही समझा है। तो अब वही एक स्वरूप है जो गुरु जी की कृपा से मेरे पास मेरे घर में मंदिर में रखा हुआ है। और फिर उस दिन के बाद से मेरा वही रेगुलर संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मैं वैसे ही बहुत पूजा पाठ करती थी, मैं देवी कवचम पढ़ती थी, मैं शिव जी की वैसे ही भक्त थी। मैं तारा माता की पूजा करती हूँ, मैं देवी माँ का कवचम पढ़ती हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के नहा के मेरे और महामृत्युंजय मंत्र ज़रूर पढ़ती हूँ 108 बार बच्चे के लिए। मुझे किसी ने बोला था कि महामृत्युंजय पाठ पढ़ो करके। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी बेटी का कीमोथेरेपी चल रहा है। चलते चलते मेरे दिमाग में अचानक ही एक दिन ख्याल आया कि मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कोई यहाँ आस-पास सत्संग भी नहीं है, मैं कैसे मिलूँ? तो एक बार फेसबुक ऐसे फ्लिप करते समय फेसबुक में हमारे यहाँ पे कुछ ग्रुप बना हुआ था कि एम्स्टर्डम में गुरुजी का सत्संग, एम्स्टर्डम में गुरुजी का संगत। तो मैंने वहाँ पे एक व्हाट्सएप में से लिंक लेके किसी को मैसेज किया। उनका रिप्लाई तो आया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई सत्संग नहीं हो रहा है, तो अभी आज तक मैं किसी भी सत्संग में गई नहीं हूँ। बस ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक से सुना है मैंने सारा सत्संग। तो बहुत सारे सवाल और जो मैं गुरुजी से पूछती थी, जो हर रोज़ मानती थी, उनके सामने रोती थी, तो मुझे धीरे 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 सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए। बस यही आशा है कि किसी तरह से मैं यहाँ पे किसी संगत से जुड़ जाऊँ, और कृपा और गुरुजी की कृपा से मैं भी सत्संग अटेंड करने लगूँ और मेरे घर में भी उद्धार होना शुरू हो जाए। संगत जी, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे अंदर वो डर नहीं है कि कहीं मैं अपने बच्चे को खो ना दूँ। मेरे अंदर वो डर नहीं, डर अभी भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक माँ का डर अभी भी रहता है, लेकिन उतना नेगेटिविटी नहीं है जितना मेरे पास था। मैं एकदम चुपचाप सुन्न होके बैठी रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं, मतलब लिटरली डिटैच हो गई थी मैं लोगों से। मेरे को मैं इतनी परेशान होती थी, मुझसे खाना तक नहीं बनाया जाता, कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या। अब ऐसे ही जब इसका रेडियोथेरेपी ख़त्म हुआ, कीमो शुरू होने से पहले संगत जी, एक एमआरआई फिर से करना होता है चेक करने के लिए कि रेडियोथेरेपी जहाँ दिया गया है ब्रेन में, क्या उसके बाद कुछ चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, क्या वो ट्यूमर का कुछ एनलार्जमेंट हुआ है नहीं हुआ, वो सब देखते हैं शायद। तो उसका रिपोर्ट, हम एमआरआई का रिजल्ट हमारे पास आना था फ्राइडे को, अगस्त में, सितंबर में
नहीं, अगस्त में फ्राइडे को, उसके बाद ही उसका कीमो शुरू होना था। एक पर्टिकुलर फ्राइडे को आना था। उन्होंने बोला था कि हम आपको आफ्टरनून के बाद फ़ोन करेंगे, डॉक्टर ने बोला आफ्टरनून के बाद फ़ोन करेंगे। आप मानोगे नहीं, उस वो शाम मुझसे कट ही नहीं रही थी। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, मेरे सारे फ़ोन, मेरे हस्बैंड के, मेरे अंकल जी का फ़ोन, मेरा फ़ोन, हम सबका फ़ोन आस-पास रख के मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन कुछ कॉल ही नहीं आ रहा था। मुझे डर लगे जाए, मुझे डर लगे, मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे अंकल को बोला कि आप अगर आप लेटने जा रहे हो तो मुझे ये फ़ोन यहाँ पे नीचे रख के चले जाइए, या फिर आप हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछ लीजिए कि अब तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो संगत जी, उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला कि आपको डॉक्टर अभी थोड़ा बिज़ी हैं, वो आपको फ़ोन करेंगे आधे घंटे या 6 बजे तक, 5:30 6 तक आपको फ़ोन करेंगी। तो नॉर्मली 5:30 6 बजे ही मैं शाम का दिया जोत जला के मैं पूजा करती हूँ संगत जी। तो जैसे ही मैं पूजा कर रही थी, जैसे ही गुरजीत का मंत्र जाप खत्म हुआ, जैसे ही मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करी, फ़ोन बज गया। फ़ोन बजते ही संगत जी, जय गुरुजी, मुझे डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ एमआरआई में परफेक्ट लग रहा है, हमें रेमिनेंट नहीं दिख रहे हैं, हमें एकदम एमआरआई सही लग रहा है, वी कैन गो अहेड विद हर कीमोथेरेपी। गुरुजी उन्होंने ये तो बोल दिया कि हाँ, मैं सब कुछ ठीक है। मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हो गई। मुझे लगा चलो, पहला हर्डल जो था वो हमने क्रॉस कर लिया। अब जो मेन हर्डल है संगत जी, जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, वो है कीमोथेरेपी। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इतनी सी बच्ची है गुरुजी, उसको संगत जी, उसको इतना मेडिकेशन ये सब, बट थैंकफुली मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है गुरुजी की कृपा से। उसके पास जब भी वो हॉस्पिटल जाती है, मैं उसको एक जैकेट पहनाती हूँ जिसमें गुरुजी का मैंने प्रिंट आउट निकाल के एक स्वरूप छोटा सा रखा हुआ है। मैं हमेशा उसको उसको भी सिखाया है कि गुरुजी से कैसे बात करते हैं, सुबह उठ कर गुरुजी को थैंक यू कैसे बोलते हैं, उनको कैसे मंत्र जाप करना है। एक दो चीज़ें हैं जो मैं उस छोटी सी बच्ची को सिखा सकती हूँ, उसको पॉजिटिव रख, वो खुद तो पॉजिटिव रहती है, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव रखने के लिए कुछ चीज़ें उसको सिखाई हैं, तो वो ज़रूर करती है। जब वो परेशान होती है, जब उसका नीडल लगता है, तो मैं तब भी उसको बोलती हूँ कि तू बस गुरुजी का नाम ले और डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते करते संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं कितने विश्वास के साथ जुड़ी हूँ। हो सकता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मेरा एक सेल्फिश मोटिव है कि बस गुरुजी मेरी बच्ची का ख्याल रखें, मेरी बच्ची मुझे ऐसे वापस कर दें, एकदम निरोगी वापस करें, और उसकी ज़िंदगी लंबी आयु में उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी आगे जी सके। पता नहीं उसके क्या कर्म थे या हमारे क्या कर्म थे, जो उस बच्चे को एक कष्ट भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ कि फीलिंग क्या है जब मैं उसको देखती हूँ मेडिकेशन लेते हुए, जब वो कीमो के बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको देखते हुए, मैं नहीं बता सकती कि मेरे मन में क्या बीतती है। मैं हर बार सिर्फ़ गुरुजी को याद करती हूँ। फर्स्ट साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी के बाद उसका ब्लड काउंट इतना कम हो गया था कि अब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देना पड़ा था। तब मेरा दिल लिटरली बैठ गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने से बच्चे को क्या-क्या करना पड़ेगा। और तो लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि शायद जो ब्लड उसको चढ़ रहा है, वो गुरुजी का ही आशीर्वाद है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी सही हूँ। मैं तो चीज़ों को पॉज़िटिव लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि उस दिन जिस दिन उसका ये फर्स्ट साइकिल का लास्ट कीमो था, जब हम गए थे, मैंने सुबह 7 पैरेट्स देखे। शाम को जब उसका ब्लड चढ़ रहा था, ख़त्म मतलब ट्रांसफ्यूज़न फिनिश होने वाला था, मैंने फिर से हॉस्पिटल के आस-पास 7 पैरेट्स, ग्रीन पैरेट्स देखे। तो मुझे नहीं पता ये क्या इंडिकेशन है, मैं बस बैठे-बैठे कोरिलेट करती हूँ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। माँ का दिल है, और ब्लाइंडली एक फ़ेथ रखना चाहती हूँ गुरुजी के साथ, लेकिन समझ में नहीं आता, मैं बहुत अच्छे से फ़ोकस भी नहीं कर पाती संगत जी उन पे, लेकिन एक विश्वास है। बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मैं बाकी संगत से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग निस्वार्थ होके उन पे फ़ोकस कर पाते हैं? क्योंकि मैं थोड़ी देर फ़ोकस कर पाती हूँ, फिर फ़ोकस ही नहीं कर पाती उनसे।
प्लीज़ मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। एकदम क्लटर्ड रहता है मेरा माइंड, बहुत दिल दुखता है कि शायद मैं गुरुजी से निस्वार्थ होके कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हूँ, और मुझे कोई ऐसे इंडिकेशंस भी नहीं मिलते हैं। जैसे सब लोगों को फ्लावर्स, रोज़ फ्लावर की खुशबू आती है, मुझे बटरफ्लाई ज़रूर दिखते हैं, वाइट बटरफ्लाई 100% दिखते हैं, ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाई मेरे घर के बैकयार्ड में आके बैठा हुआ था एक दिन पूरी रात। लेकिन मुझे बटरफ्लाइज़ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। मुझे और कोई संकेत नहीं मिलता। आंसर्स, हाँ, बहुत कुछ चीज़ों के आंसर्स मिल जाते हैं जो मेरे को बहुत सूदिंग लगते हैं। लेकिन क्योंकि फ़ेसबुक में आप स्क्रॉल करते जाओ या फिर यूट्यूब में स्क्रॉल करते जाओ तो रिपीटेडली बहुत सारे भेजता है जो शायद आपके लिए नहीं भी हों। तो मुझे कई बार मैं एकदम असमंजस में पड़ जाती हूँ कि क्या मेरे लिए था और क्या मेरे लिए नहीं। मैं एकदम नाइव हूँ, मुझे सारी चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद मैं अच्छे से गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए मेरे को चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन अच्छा, मैं ये बता रही थी, आई एम सो सॉरी, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे लगा शायद जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ है मेरे बच्चे के लिए, वो भी एक अमृत ही है जो गुरुजी के वजह से ही बच्चे को मिल रहे हैं। हो सकते हैं उसके वजह से आगे जाके उसका ब्लड काउंट में कभी भी कोई कमी ना रहे। मैं बस ये चाहती हूँ संगत जी कि आप सब भी मेरे बेटी के लिए प्रे करें कि उसके आगे के कीमो टाइमली और बहुत अच्छे से ईज़िली हो जाए और एकदम स्वस्थ निकल के मेरे पास आ जाए। अब अचानक क्या हुआ गुरुजी, अब क्योंकि ये चल रहा है तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि वो आप ऐसे ही, मैं नॉर्मली एक दिन सुबह चाय बनाते समय मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि क्या आप दिल्ली जाओगे, 1-2 दिन के लिए दिल्ली जाके आ सकते हो? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं क्यों जाऊँ दिल्ली, अभी तो मैं नहीं जा सकता, बच्चे का कीमो चल रहा है, मैं तो नहीं जाऊँगा कहीं। तो मैंने बोला देखिए, अगर आप जाएंगे तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाके जल प्रसाद ले आइए, अगर आप गुरुजी के मंदिर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला देखो, तुम गुरुजी को बहुत दिल से मानने लगी हो, तुम मानती हो, तुम हर दिन उनको फोटो के सामने पूजा करती हो, तुम चाय प्रसाद चढ़ाती हो, तुम सब कुछ करती हो, अभी बीच में इसका 15 दिन का ब्रेक आएगा, तो अगर तुम्हें जाना है तुम बड़े बेटे के साथ, क्योंकि उसकी भी छुट्टियां आएंगी, 1 हफ्ते की ऑटम ब्रेक आएगा, तो तुम दोनों जाके आ जाओ। मैंने बोला नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, क्योंकि मैं जाऊंगी तो बहुत सारी कमिटमेंट हो जाती है, मेरी मम्मी से मिलना, आपकी मम्मी से मिलना, आप जाओगे तो आप होटल में भी रह के या अपनी मम्मी से मिल के मंदिर जाके आ जाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं, तो तुम जाओ, तुम जाओ। और एकदम अड़ गए वो कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। तो मुझे लगा शायद मेरा बड़े मंदिर आने का यही एक बुलावा है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा टिकट बुक कर देता हूँ, कोई बात नहीं, जहाँ इतना सही, हम तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए जाके वापस आ जाना। तो संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी का मेरे लिए बुलावा है या क्या है, बट मैं अब अगले महीने 1 हफ्ते के लिए मैं दिल्ली आ रही हूँ, और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक जय गुरुजी, मतलब मैं कितना उनको शुक्रिया करूँ मुझे नहीं पता, बस मैं दिल में ये मान के चल रही हूँ गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया है, कुछ ना कुछ मिरेकल के लिए बुलाया है। मैं और मेरा बेटा जाएंगे, बड़े मंदिर जाएंगे, और 1-2 जगह और जाने का प्लान था। बड़े मंदिर जाएंगे, पक्का 100% जाना है। बड़े मंदिर जाके वहाँ का जल प्रसाद भी मिल जाए ना, मैं अपनी बच्चे के लिए वापस ले आऊँगी। जल प्रसाद, शहद वर्षा, जो भी मतलब गुरुजी मेरी बेटी के लिए स्वस्थ रहने के लिए देना चाहते हैं, मैं बस यही विनती करती हूँ कि मुझे बुला लें, और सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं अगले महीने दिल्ली आऊँगी अपने बेटे के साथ, और बड़े मंदिर आके पहली बार बड़े मंदिर आऊँगी, माथा टेक के उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बस उनसे अरदास करूँगी कि मेरी मेरी बेटी और मेरा घर परिवार एकदम स्वस्थ रहे हमेशा और निरोगी रहे। अभी बीच-बीच में अचानक से मेरे को ये भी मैसेजेस आने लगे कि मैं तेरे को डुगरी बुलाऊँगा, डुगरी मंदिर भी बुलाऊँगा, गुरुजी के मैसेजेस आने लगे, और एक बार नहीं, 2-3 बार फ्लैश हो रहे हैं कि मैं तेरे को डुगरी मंदिर बुलाऊँगा और तेरे को स्पेशल आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दूँगा। अब मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी मुश्किल से एम्स्टर्डम से दिल्ली आ रही हूँ।
अब मुझे इतना ये नहीं पता कि मैं दिल्ली से डुगरी कैसे जाऊंगी, मैं कभी गई नहीं हूँ, और मेरा बेटा भी होगा, मुझे पता नहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे अकेले ट्रैवल करने देंगे नहीं देंगे। अब जैसी गुरु जी की इच्छा है, अगर वो मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए, मैं ज़रूर ज़रूर आना चाहूँगी। वो मुझे बहुत दिन से मैसेजेस दे रहे हैं कि कुछ काम है वो करो, तो मैं बड़े डर से और अपने आप को एकजुट करके आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ सब लोगों से। मैं सारे संगत से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटी के लिए आप लोग भी गुरुजी से अरदास कीजिए। और जय गुरु जी बस मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहे, और जितना पॉजिटिविटी उन्होंने दिया है शायद मेरे को अभी तक कहीं से नहीं मिला, जितना उन्होंने मुझे हिम्मत दिया शायद मुझे कहीं और से शायद नहीं मिलता। मैं अ, जय गुरु जी, अपना ये सत्संग यहीं फिनिश कर रही हूँ। आगे कुछ और होगा, कोई और सत्संग होगा, मैं ज़रूर 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 शेयर करूँगी। मैं सब जय गुरु जी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सारे सत्संग जो भी मेरा ये सारे संगत जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर मेरे सवालों के जवाब आपके पास हैं तो वो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। अगर नहीं है, मेरे सत्संग से आपको कोई सवालों के जवाब मिले, तो उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जय गुरुजी। अब ये सत्संग मैं यहीं फिनिश करना चाहूँगी। जय गुरुजी। और मैं फिनिश करते करते मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।